हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं धीरे द्वितीय सेमेस्टर मैथ का सिलेबस, जिसमें आज हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर्स भी कहा जाता है। आइए इसका डिफिनीशन देखते हैं। और वे सभी संख्याएँ जिन्हें P/Q के रूप में प्रकट किया जा सके परिमेय संख्याएँ कहलाती हैं। तो जिन भी संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकेगा वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। और यहाँ पे P और Q दोनों ही पूर्णांक होंगे तथा Q जो होगा शून्य के बराबर नहीं होगा, इसीलिए Q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है। तथा P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, इतने सारे कंडीशन जो है परिमेय संख्याओं पे लागू होते हैं। और यहाँ पे दिया भी है Q इक्वल टू P/Q, जहाँ P तथा Q पूर्णांक हैं और Q जो है 0 के बराबर नहीं है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे -3, -2, 7/5 आदि जो है परिमेय संख्याएँ हैं। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएँ क्या होती हैं। तो आइए देख लेते हैं कि अपरिमेय संख्याएँ क्या कहलाती हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि अपरिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर कहा जाता है। यहाँ पे जो है लिखने में मिस्टेक हो गया है, इसको इरेशनल पढ़ा जाएगा। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो जिन भी संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकेगा वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। और इसकी दूसरी डिफिनीशन है कि परिमेय संख्याओं को छोड़कर शेष सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इस डिफिनीशन को भी आप याद रखिएगा। यहाँ एग्जाम्पल दिया है, जैसे √2, √3, √5 इत्यादि अपरिमेय संख्याएं हैं। तो जितनी भी परिमेय संख्याएं जो अंडर रूट में रहेंगी या क्यूब रूट में रहेंगी वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। यहाँ पर पहला विशेषता दिया है, दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, इनका कोई अंत नहीं होता है। तो इस चीज़ को भी हमेशा याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। आइए अगली विशेषता देखते हैं। यहाँ पे दूसरी विशेषता दिया हुआ है, कह रहा दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर सदैव परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो इस बात को भी आप हमेशा याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो सदैव परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे भी दिखाया है कि A, B, C, D कोई 4 पूर्णांक हैं तथा B तथा D में से कोई भी शून्य नहीं है, तो A/B + C/D सदैव एक परिमेय संख्या ही होगी। तो कभी भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो सदैव क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या होगा। यह जो है दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता कह रहा है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय संख्या होता है। तो इस बात को भी आप हमेशा याद रखिएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जब भी हम योग करेंगे तो वे कौन सी संख्या बनेंगी, अपरिमेय संख्या बनेंगी। अब चौथा कह रहा है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होती है। तो इसी प्रकार जब भी हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा भी करेंगे तो कौन सी संख्या बनेगी, अपरिमेय संख्या बनेगी। ठीक है ना। अब कह रहा है परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय होता है, अर्थात इनको किसी भी क्रम में रखकर जोड़ा जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है परिमेय संख्याएं जो होती हैं वे क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं, अर्थात इनको किसी भी क्रम में रखकर जोड़ा जा सकता है। जैसे यहाँ पे A/B और C/D दो परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, तो इनको C/D को पहले रखकर और फिर से A/B को बाद में रखकर भी जोड़ा जाएगा, दोनों का मान जो होगा समान ही होगा। इसी बात को यह इस परिभाषा में बता रहा है। अब छठवां जो है योग का साहचर्य नियम। तो कह रहा है परिमेय संख्याओं को किसी भी प्रकार से समूह बनाकर जोड़ा जा सकता है। तो कभी भी दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं को किसी भी प्रकार से समूह बनाकर जोड़ा जाएगा तो उनका मान जो होगा क्या होगा, एक समान ही होगा। जैसे यहाँ पे 1/2, 2/3 + 3/5 को इस तरह जोड़ा गया है, फिर इसको चेंज करके 1/2 और 3/5 2/3 को एक साथ ले लिया गया है, 3/5 को अलग कर दिया गया है, फिर से 1/2 को अलग कर दिया गया है, 2/3 + 3/5 को एक साथ ले लिया गया है। तो जब भी इनको जोड़ेंगे इनका वैल्यू जो होगा क्या होगा, समान ही आएगा। इसी बात को यह परिभाषा में बता दिया है। अब अगला कह रहा कि परिमेय संख्याओं के लिए शून्य एक तत्सम अवयव है। परिमेय संख्याओं के लिए 0 यानी कि शून्य एक तत्सम अवयव है, अर्थात शून्य को किसी परिमेय संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल के रूप में वही संख्या प्राप्त होता है। तो
तो इस बात को भी याद रखिएगा कि परिमेय संख्याओं के लिए शून्य एक तत्सम अव्यय होता है, अर्थात शून्य को किसी परिमेय संख्या में जोड़ा जाएगा तो योगफल के रूप में वही संख्या प्राप्त होगा। जैसे a/b में 0 जोड़ा जाएगा तो a/b ही प्राप्त होगा, और यहाँ पे 3/7 में 0 जोड़ा गया है तो 3/7 ही जोड़ा जाएगा, 3/7 ही प्राप्त होगा। ठीक है, इस बात को भी आप हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है 2 परस्पर विपरीत परिमेय संख्याओं का योग करने पर शेषफल शून्य होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि 2 परस्पर विपरीत संख्याओं का योग करेंगे, जैसे 5/9 है और इसका विपरीत -5/9 है, अगर इनका योग करेंगे तो हमेशा क्या होगा, योगफल शून्य आएगा। इसी बात को इसमें बताया गया है। और अगला विशेषता है कि परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर क्रम विनिमय नियम लागू होता है। कभी भी परिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो उसमें क्या है, क्रम विनिमय नियम लागू होगा, अर्थात क्रम बदल कर भी गुणा करेंगे तो उनका मान जो होगा समान ही होगा। जैसे 5/8 है और 3/13 है, ठीक है ना, इनका गुणा करेंगे और इनका क्रम बदल दिए, 3/13 को पहले रख दिए और 5/8 को बाद में रख दिए, तब भी इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, समान ही आएगा। अब अगला विशेषता यह है कि परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर साहचर्य नियम का पालन होता है, अर्थात उन्हें किसी भी समूह में रखकर गुणा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3/5 × 2/7 × 2/9 है, इनको 3/5 और 2/7 को एक साथ लेके 2/9 को अलग कर दिया, या फिर 3/5 को अलग करके 2/7 और 2/9 को एक साथ लेके गुणा करेंगे तो तीनों में वैल्यू क्या होगा, समान ही आएगा, अर्थात यह भी क्या होता है, गुणा के साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है ना। और अगला नियम है कि यदि 2 परिमेय संख्याओं के योगफल का किसी तीसरी परिमेय संख्या से गुणा करें तो गुणनफल वही होगा जो कि उन दोनों संख्याओं में तीसरी का अलग अलग गुणा करके जोड़ने से प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि यदि दो परिमेय संख्याओं के योगफल का किसी तीसरी परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो गुणनफल वही प्राप्त होगा जो कि उन दोनों संख्याओं में तीसरी संख्या से अलग अलग गुणा करने पर जोड़ने पर प्राप्त होगा। ठीक है ना। या तो इन दोनों का गुणा जो है इनको जोड़कर करें तब भी मान वही आएगा, या तो इन दोनों का अलग अलग गुणा करके जोड़ें तब भी मान वही आएगा। ठीक है ना। अब अगला जो कह रहा नियम, यदि एक परिमेय संख्या को दूसरे परिमेय संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल वही प्राप्त होता है जो कि भाज्य संख्याओं के विलोम गुणा करने पर प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि एक परिमेय संख्या को अगर दूसरी परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो भागफल वही प्राप्त होगा जो भाज्य संख्याओं के विलोम गुणा करने पर प्राप्त होगा। जैसे कि a/b यहाँ लिखा है, इनका विलोम गुणा करने पर क्या होगा, यह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, d/c हो जाएंगे। ठीक है ना। और अगला जो विशेषता है परिमेय संख्याओं का, आइए देख लेते हैं। तो कह रहा यदि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या को दूसरी धनात्मक परिमेय संख्या से अथवा धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल एक ऋणात्मक संख्या ही आएगा। कभी भी याद रखिएगा, एक धनात्मक परिमेय संख्या को एक ऋणात्मक परिमेय संख्या से भाग दीजिए या फिर एक ऋणात्मक परिमेय संख्या को धनात्मक परिमेय संख्या से भाग दीजिए, भागफल जो होगा सदैव किस में आएगा, ऋणात्मक संख्या में आएगा। ठीक है ना। यही बात जो है इसमें बता रहा है। और अगला नियम कह रहा है कि यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 है तो उनमें से प्रत्येक एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। कहने का मतलब यह है, यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो है 1 आ रहा है तो दोनों परिमेय संख्याएं जो होंगी क्या होंगी, एक दूसरे की व्युत्क्रम में होंगी। ठीक है ना। अब आगे कह रहा कुछ स्मरणीय तथ्य है, आइए देख लेते हैं। तो पहला कह रहा प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। इस बात को याद रखिएगा कि जितने भी भिन्न होते हैं वे क्या होती हैं, एक परिमेय संख्या होती हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, तो जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वे भी एक परिमेय संख्याएं होती हैं। तीसरा है p/q एक परिमेय संख्या हो तो p को अंश तथा q को हर कहते हैं। तो जहाँ भी यह आपने भिन्न में भी पढ़ा होगा कि p/q के रूप में लिखा जाएगा तो ऊपर वाला जो भिन्न अंश होगा और नीचे वाला जो है हर कहा जाएगा, वही बात यहाँ पे कहा गया है। और चौथा कह रहा है यदि x कोई पूर्णांक हो तो परिमेय संख्या x/1 पूर्णांक x से भिन्न नहीं होती और प्रायः x के रूप में लिखी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि x कोई पूर्णांक हो तो परिमेय संख्या को बनाने के लिए x/n भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है ना।
अब यहाँ पे इस प्रकार जो है आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो होती हैं विशेषताओं के साथ जो है समाप्त होती हैं। उम्मीद है कि आपको परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और उनकी विशेषताएं जो हैं अच्छे से समझ आई होंगी। ऐसे ही हम आगे की टॉपिक के लिए अगली वीडियो में आप देखेंगे कि आगे की जो मैथ की जो टॉपिक है उसको पढ़ाया जाएगा। और अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेंगे, ताकि इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वे एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। और पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप नोट्स ज़रूर बनाइए। यदि आप नोट्स बना के पढ़ाई करते हैं तो और बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू।